Hi guys, welcome back to Vijay Education. Today daily Hindu news and editorial analysis of 14 जनवरी 2026। आज है 14 जनवरी 2026। तो सबसे पहले आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। आई होप कि आप लोगों ने मकर संक्रांति मनाया होगा और परिवार के साथ बहुत खुशी से मकर संक्रांति मनाया होगा। तो आज है वेडनेसडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। हमारे फ्रंट पेज पे, द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे पहला ये आर्टिकल छपा हुआ है कि देखो, ये उतना हमारे यूपीएससी के लिए रिलेवेंट नहीं है, फिर भी हमारे इसमें यूनियन लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी का हाथ है। उन्होंने अब ये गिग वर्कर के लिए 10 मिनट डिलीवरी जो होता है ना, ये जेप्टो, जोमेटो, स्विगी, इसके बारे में कुछ लॉ पास किए हैं। ठीक है, देखो, डिलीवरी पार्टनर्स टू स्टॉप 10 मिनट सर्विस आफ्टर अपील बाय यूनियन लेबर मिनिस्टर, जो कि हमारे मनसुख मांडविया जी हैं। ठीक है, तो यूनियन ये 10 मिनट डिलीवरी वाला जो ये ऐप है, इस पर अपील हुआ है, इस पर बैन लगा है कि 10 मिनट में डिलीवरी अब नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा आर्टिकल है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। हम आगे बढ़ते हैं। देखो, क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू स्टॉप 10 मिनट सर्विस। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म 10 मिनट डिलीवरी बंद करेंगे। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट आर्टिकल आज। व्हाट इज द, सबसे पहले इसमें सवाल उठता है कि क्विक कॉमर्स क्या होता है। व्हाट इज द क्विक कॉमर्स। ठीक है, ये क्या होता है। तो क्विक कॉमर्स क्या है। क्विक कॉमर्स का अर्थ होता है अत्यंत तेज डिलीवरी। क्विक मतलब बहुत तेज डिलीवरी करना, मुख्य रूप से किराना और आवश्यक वस्तुएं, जो कि खाने पीने का सामान होता है, और फिर इम्पोर्टेंट थिंग्स। मतलब 10 से 20 मिनट के अंदर इसके लिए डार्क स्टोर, वेयर हाउस, ऐप आधारित गिग वर्कर्स, पार्टनर राइडर एल्गोरिदम द्वारा तय किया गया डिलीवरी समय सीमा का उपयोग होता है। ये क्विक कॉमर्स इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें सवाल उठता है कि ये जो क्विक कॉमर्स है, ये जो डार्क स्टोर हमारा वेयर हाउस है, क्या ये 10 और 20 मिनट का जो डिलीवरी ये एप्लीकेशन लगा के रखा है, क्या जिस लोकेशन से ऑर्डर हुआ आया, ठीक है, क्या उसी नियर बाई लोकेशन में ये डार्क स्टोर वेयर हाउस है या उससे दूर है। तो उससे अगर दूर है तो वो अगर 10 से 20 मिनट में डिलीवरी करने जाएंगे तो इसमें रिस्क होगा उसके एक्सीडेंट होने का, उसके मेंटल प्रेशर का। देयर आर मैनी रीज़न। अगर वो डार्क स्टोर वेयर हाउस उसके नियर बाय लोकेशन पर है तो ये 10 मिनट डिलीवरी जायज़ हो सकता है। तो यही सवाल था, जिसकी वजह से दिसंबर पिछले साल 2025 में, दिसंबर 2025 में 31 दिसंबर को गिग वर्कर सबका, राइडर सबका स्ट्राइक भी हुआ था। तो इसमें मेन प्लेटफॉर्म आते हैं ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी एंड जोमेटो। ठीक है, जो ब्लिंकिट का तो पूरा है कि 10 मिनट इसको डिलीवरी देना था, इसका तो थीम ही था 10 मिनट 10 मिनट डिलीवरी, जो ये अब थीम हटा दिया है कि 10 मिनट डिलीवरी वाला जो थीम था ना, इसे हटा दिया है। तो मुद्दा क्या था कि गिग वर्कर्स द्वारा 10 मिनट डिलीवरी का वादा हटाने के लिए निर्णय लिया गया। ठीक है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के हस्तक्षेप से हुआ ये, और 10 मिनट डिलीवरी को हटाया गया। तो ये बहुत ही एक अच्छा काम है। तो गिग वर्कर्स ने पिछले 31 दिसंबर को एक दिवसीय हड़ताल किया था, और हड़ताल विरोध क्यों किया था, उसका कारण था स्वास्थ्य और सुरक्षा में जुड़ी समस्याएं, अत्यधिक मानसिक तनाव, असुरक्षित कार्य परिस्थितियां, सड़क दुर्घटना की स्थिति, खराब रेटिंग का डर। सबसे बड़ा ये था खराब रेटिंग का डर, ये इशू बहुत होता था। अगर 10 मिनट डिलीवरी है, अगर 10 मिनट से थोड़ा सा भी लेट हुआ तो कस्टमर को बोलता था रेटिंग ख़राब कर दूंगा। जो ये हमारा डिलीवरी बॉय होता था उसको कस्टमर के द्वारा बोला जाता है कि रेटिंग कम दूंगा, 5 स्टार रेटिंग नहीं दूंगा। ठीक है, 5 स्टार से लो रेटिंग दूंगा। तो इसके कारण क्या होता है, उसको पेमेंट इशू, उसको डिलीवरी नहीं आते थे, ऑर्डर नहीं मिलते थे ज़्यादा। तो वो ख़राब रेटिंग को वो इम्पोज ना होने दे, ख़राब रेटिंग को वो बैकलेस में न जाने दे, वो रेटिंग उसका फुलफिल रहे, उसके लिए वो ओवर स्पीडिंग करते हैं। ओवर स्पीडिंग के थ्रू उसका क्या होता है, एक्सीडेंट होता है, वो मेंटल प्रेशर होता है। तो इससे जुड़ी समस्याओं को देखा और हमारे यूनियन लेबर मिनिस्टर ने इस पर एक्शन लिया। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखो, वर्कर्स का तर्क था कि कंपनियां जो है, जैसे ब्लिंकिट कंपनियां जो है, सुरक्षा की बजाय गति को प्राथमिकता दे रही है। उसको सेफ्टी फर्स्ट नहीं लग रहा है, गति लग रही है, क्योंकि उसको 10 मिनट में डिलीवरी चाहिए। ठीक है,
तो इसमें अब रोल ऑफ गवर्नमेंट को देखते हैं। गवर्नमेंट जिसमें क्या इंटरवेंशन करती है। सरकार का तर्क होता है कि वर्क के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण पर जोर दिया जाए। वर्कर्स के जो गिग वर्कर्स हमारे, क्योंकि गिग वर्कर्स का जो इनकम होता है ना, उसको कहते हैं, हमारे देश के इनकम में वो ऐड होता है तो उसको कहते हैं गिग इकोनॉमी। क्या कहते हैं? गिग इकोनॉमी। तो ये हमारे देश के जीडीपी में भी ऐड होता है, तो इसको गिग इकोनॉमी देश में बहुत अच्छा खासा रोल करती है। तो ये वर्कर्स को स्वास्थ्य, हेल्थ इंश्योरेंस देना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, उसका वेलफेयर होना चाहिए, इस पर जोर देना चाहिए। सरकार का ये तर्क था, जो कि एक बहुत ही अच्छा तर्क था। 10 मिनट डिलीवरी तब संभव है जब, अभी मैंने बताया था आगे कि 10 मिनट डिलीवरी तब संभव है जब स्टोर या वेयर हाउस नज़दीक हो, ना कि वर्कर्स के दबाव पर हो। अब ये दूर हो, पता चला कि स्टोर और वेयर हाउस दूर है जहाँ से सामान उसको पिकअप करना है, और जहाँ पे उसको ड्रॉप करना है वो सारा लोड वर्कर्स पे ही है कि सामान भी तुम आपको मतलब दूर से पिकअप करना है और उसको ड्रॉप करने की जिम्मेदारी वर्कर्स पे। तो ड्रॉप करने की ओवर स्पीडिंग में, रेटिंग के चक्कर में ओवर स्पीडिंग, जिसके थ्रू उसका मेंटल प्रेशर एंड देन हेल्थ इशूज़ एंड देन रोड सेफ्टी नहीं है, एक्सीडेंट है, तो ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे। ठीक है, नाउ कंपनी ने अब क्या किया, प्लेटफॉर्म द्वारा किया गया कार्य। ब्लिंकिट ने 10 मिनट की डिलीवरी को टैग लाइन को हटा दिया। ठीक है, उसका जो टैग लाइन था वो हटा दिया। अन्य प्लेटफॉर्म भी इसी रास्ते पे चलने की संभावना है। जो हमारा स्विगी बचा, जेप्टो बचा, फिर हमारा जोमेटो बचा, तो ये सब इसी रास्ते पर चलने की संभावना है। इसका रिवीजन पॉइंटर थोड़ा सा ही, आज ये आर्टिकल उतना इम्पोर्टेंट था नहीं। क्विक कॉमर्स गिग वर्कर्स का माध्यम से 10 से 20 मिनट अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी। गिग वर्कर्स की असुरक्षा, मानसिक तनाव, दुर्घटनाओं की परिस्थितियों के कारण विरोध प्रकट किया। ये सब देख लेना। नाउ वी शिफ्ट इन आवर सेकेंड आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटर डिपार्टमेंटल पैनल फॉर्म टू कॉम्बैट डिजिटल अरेस्ट, गवर्नमेंट से टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एससी सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, डिजिटल अरेस्ट, इसके बारे में आज पूरा जानकारी लेंगे। डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसका बैकग्राउंड क्या होता है, ये कैसे डिजिटल अरेस्ट के नाम पे फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, तो इसका आज पूरा लेंगे जानकारी। तो चलो हम बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। डिजिटल गिरफ्तारी से निपटने के लिए अंतर विभागीय समिति का गठन। देख रहे हो, इंटर डिपार्टमेंटल पैनल, इसको इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी भी कह सकते हैं हम। ठीक है, ये गठन हुआ, अंतर विभागीय समिति का गठन, इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी का गठन। ठीक है, भारत में डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल गिरफ्तारी तेजी से वृद्धि हुई है। ठीक है, जिनमें शामिल है ठग पुलिस, सीबीआई, ईडी या आरबीआई अधिकारियों का रूप धारण करते हैं। ठीक है, ये फर्जी पुलिस वाले होते हैं जो कि फर्जी वर्दी में रहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान, वीडियो कॉलिंग के दौरान उसको डराते धमकाते हैं। और सीबीआई का भी नाम बताते हैं कि हम सीबीआई से, ईडी का नाम बताते हैं, आरबीआई अधिकारियों का नाम बताता है कि हम आपका बैंक को फ्रीज कर देंगे, बैंक सीज कर देंगे, हम आरबीआई के अधिकारी बोल रहे हैं। तो ये सब डिजिटल अरेस्ट कहलाता है। देखो, डिजिटल अरेस्ट जो है यह कोई सरकार का टर्म नहीं है। ये कोई जैसे होता है ना पुलिस में अरेस्ट करना, जैसे पुलिस जैसे फिजिकली अरेस्ट करता ना, किसी को जाके फिजिकली अरेस्ट करता है, तो वो एक सरकार का पार्ट हो गया, वो पुलिस का पार्ट हो गया। लेकिन ये जो डिजिटली अरेस्ट का होता है, ये सरकार का कोई मतलब कानून का कोई चीज़ नहीं है कि हम डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं। ये डिजिटल अरेस्ट वर्ड ही इसी नाम से आया कि ये फर्जी वाला है, कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है। अब समझ में आया? तो इसमें पीड़ितों को वीडियो कॉल किया जाता है और डिजिटल रूप से गिरफ्तार बताया जाता है। देखो, अगर कोई पीड़िता ये ठगी को पैसे देने से मना करता है तो पीड़ितों की गिरफ्तारी, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जेल की धमकी देते हैं कि हम आपको जेल करवा देंगे। ठीक है, पीड़ितों में अधिकार जिसको ये टारगेट बनाते हैं डिजिटल अरेस्ट के थ्रू, जो इसके टारगेट में रहते हैं वो होता है बुजुर्ग होता है, बच्चे होते हैं, जो बच्चे 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17, 18 साल के होते हैं उसको टारगेट बनाते हैं, और कमज़ोर वर्ग को पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए शिकार बनाया जाता है। इन घोटालों से हज़ारों करोड़ों रुपए का नुकसान और गंभीर मानसिक आघात हुआ है। तो इस पर सरकार का ध्यान आया जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, उसने सरकार को
का डी वाई चंद्रचूड़ ने सरकार को कहा था कि इस पे कानून बनना चाहिए, डिजिटल अरेस्ट बहुत हो रहे हैं भारत में, तो इस पे कानून बनना चाहिए। तो अब डिजिटल गिरफ्तारी हम देख लिए, ये देखो अभी बता दें डिजिटल गिरफ्तारी होता क्या है, इसको अब हम देखते हैं। डिजिटल गिरफ्तारी नाम का कोई वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि ये कानूनी अवधारणा नहीं है। कानूनी अवधारणा में क्या कहता है, गिरफ्तारी फिजिकल अरेस्ट, ठीक है, वो फिजिकली जाके अरेस्ट होते हैं, तो वो ये डिजिटल अरेस्ट है, डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल गिरफ्तारी, ये कानूनी अवधारणा नहीं है, यह पूरी तरह फर्जी होते हैं। अपराधी डिजिटल अरेस्ट के दौरान नकली वर्दी, नकली वीडियो कॉल, नकली पासपोर्ट, नकली अधिकारी बताते हैं, और जो उसके टारगेट पे रहते हैं, जैसे मैंने बताया ओल्ड मैन, बुजुर्ग आदमी, फिर हमारे बच्चे जो होते हैं, और देन जो मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो अगर उसको किसी चीज़ को लेकर ब्लैकमेल किया जाए तो वो बिना परिवार में बताए ही उसको पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि परिवार में उसकी इज्जत होती है, वो ना जाने परिवार वाले तो क्यों लफड़े में फंसना, उसके लिए उसने पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसके कारण बहुत ही ठगी होती है। तो ये डिजिटल अरेस्ट की कहानी हुई अब तक ना, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा इसमें। अब सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या है। केंद्र सरकार इस समस्या से निपटने के लिए आईडीसी, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कमेटी को गठन किया। ठीक है, आईडीसी की विशेषताएं क्या है। अध्यक्ष इसमें विशेष सचिव, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा से, और गृह मंत्रालय। प्रकृति इसकी क्या है, उच्च स्तरीय बहु एजेंसी अंतर मंत्रालय प्रकृति है इसकी। ठीक है, अगर डिजिटल अरेस्ट को लेकर थोड़ा सा भी सुराग मिला तो ये बहु एजेंसी है, क्योंकि ये भारत की जितनी एजेंसियां हैं ना, तो इसमें भी सब आने वाले हैं। डिजिटल अरेस्ट में जो इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाया गया, इसमें सब आने, उच्च स्तरीय बैठक होगा इसमें, और अंतर मंत्रालयी मतलब कि इंटर मिनिस्ट्रियल अफेयर्स इसमें रहेगा। ठीक है, कि अगर हमको जानकारी चाहिए विदेश मंत्रालय से, तो विदेश मंत्रालय से पट से हम इंटरवेंशन कर जाएंगे आरबीआई के गवर्नर के पास, कि हाँ देखो कहाँ इसको बैंक फ्रीज करने का धमकी दिया जा रहा है, उसको चेक करो। तो इसमें बहु एजेंसियाँ काम करेगी, मल्टीपल एजेंसीज इसमें काम करेगी डिजिटल अरेस्ट को जो कानून बना हुआ है आईडीसी की संरचना में, स्ट्रक्चर ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन या कमिटी। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि संरचना क्या आईडीसी की। नाउ वी सी, आईडीसी में संयुक्त सचिव स्तर या उससे बड़े अधिकारी शामिल होते हैं, जो निम्नलिखित विभागों से होते हैं। देखो, गृह मंत्रालय से, एम इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, MEIT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, दूरसंचार विभाग, DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम या टेलीकम्युनिकेशन। विदेश मंत्रालय, MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। वित्त मंत्रालय एवं वित्तीय सेवाएं विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, विधि एवं न्याय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस। उपभोक्ता मामले मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय अवशेषण ब्यूरो, जिसको बोलते हैं CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केंद्र, I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसका मतलब समझ लो अभी, I4C इसका मतलब क्या हुआ, देखो 4C वहाँ लिखा हुआ है, 4 मतलब इसमें 4C आने वाला है। ठीक है, ऐसे C, 1C, 2C, 3, 4C आने वाला है, इसको बोल दिए 4C। ठीक है, तो क्या हुआ, I फॉर इंडियन, C फॉर साइबर, C फॉर क्राइम, C फॉर कोऑर्डिनेशन, C फॉर सेंटर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, इसको I4C हम कहते हैं। ठीक है, और स्टेट का पुलिस, स्टेट पुलिस एंड साइबर सेल। ओके, और ये सब जो है ये सब जितना हमारा बहु एजेंसी हो गया, सब सारा एजेंसी हो गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, सब मिला के बहु एजेंसी। ठीक है, मल्टी एजेंसी। ठीक है, मल्टीपल एजेंसी। तो इसको हेड कौन कर रहे हैं, इसको मॉनिटर कर रहे हैं, मार्गदर्शन इसका कर रहे हैं भारत के अटॉर्नी जनरल, पूरे प्रक्रिया का मार्गदर्शन करेंगे। देखो है, और I4C जो बताया अभी, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, तो I4C के CEO समिति के सदस्य सचिव होंगे। तो देन इतना प्रक्रिया बनाया डिजिटल अरेस्ट को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है,
आई होप कि आपको यहाँ तक सारा समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट रहता है इसको लेके, साइबर सेल को लेके, साइबर क्राइम को लेके, या तो इस आर्टिकल में अगर आपको कुछ भी डाउट रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछो, मैं वहाँ पे जवाब दूंगा। ओके, देखो इसका क्विक रिवीजन पॉइंटर, डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल गिरफ्तारी फर्जी साइबर घोटाला होता है, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती, एक बनाया बनाया होगा एक फ्रॉड होता है जिसको डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। फेक कॉस्ट्यूम होता है, फेक आईडी, फेक प्रोफाइल, फेक पासवर्ड, फेक पुलिस, सारा कुछ फेक। वीडियो कॉल कर द्वारा धमकी देना, पैसा ठगना, इसमें शिकार किसको, बच्चों को, बुजुर्गों को, कमजोर वर्गों को, लोअर क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को शिकार बनाता है, क्योंकि वो अपनी पैसा देके वो निकलना चाहता है, वो केस में उलझना नहीं चाहता। इसी चीज़ के लिए सरकार आईडीसी का गठन करती है, इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी का गठन करती है, उसमें अध्यक्ष किसको बनता है, विशेष सचिव को, जिसको आंतरिक सुरक्षा का सलाहकार। और गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, देखो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आई4सी, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, स्टेट पुलिस एंड साइबर सेल एक्सेट्रा। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गठन हुआ था, जो हमारे चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने सरकार को सुझाया था कि इसको ये साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाया जाए। और ये सारी जो बहु एजेंसी है हमारे देश में, ये सारा एजेंसी जो है काम कर रहे हैं देश के लिए, तो ये सब को उसमें शामिल किया गया। इसको मॉनिटर कौन कर रहे हैं, हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और आई4सी के सदस्य सचिव। ठीक है, नाउ वी शिफ्ट आवर थर्ड आर्टिकल। हमारे थर्ड आर्टिकल में है एक इंटरेस्टिंग सा खबर। ठीक है, देखो हमारे थर्ड आर्टिकल में एक इंटरेस्टिंग सा खबर क्या है कि व्हाट एन इवल इंसेक्ट स्टॉल, देख रहे हो इंसेक्ट स्टॉल, ध्यान रखना ये अंडरलाइन में जो कर रहा हूँ, इंसेक्ट स्टॉल रिवील अबाउट एक्सेप्टेंस नॉर्मल फूड। मतलब जो हम नॉर्मल फूड जो खा रहे हैं अभी, खाना जैसे नॉर्मल फूड सब जगह का नॉर्मल फूड होता है, तो वो नॉर्मल फूड जो खा रहे हैं वो नॉर्मल फूड के तरह ही बताया जा रहा है कि इंसेक्ट स्टॉल लग रहे हैं। स्टॉल जो कि रेड़ी लगता है खाने पीने का, जो रोड किनारे, उसको स्टॉल बोलते हैं हम। तो वो इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, तो वो उसका स्टॉल लग रहा है नॉर्मल फूड की तरह खाने के लिए। आपको अजीब लगता होगा लेकिन नहीं। देखो खाना जो है वो खाद्य संस्कृतियाँ हैं। ठीक है, जो खाना हम अपने समाज में खाते हैं वो दूसरे समाज के लिए वो गलत लगता है, और जो वो खाता है वो हमारे लिए गलत लगता है। ठीक है, तो इसी को लेके ये आर्टिकल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ वी डिस्कस। देखो जो भोजन एक समाज में सामान्य है, सामान्य नॉर्मल है, हम लोग जैसे खाते हैं ये नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों का, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड वाले लोगों का, वो जैसे खाना खाते हैं वो हमारे नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में हमारे यूपी बिहार फिर दिल्ली ये सब में उसका एक सामान्य अलग खाना लगेगा, वहीं दूसरे समाज में असामान्य लगेगा। तो ये एक चीज़ समझ में आ गई कि भारत में देखो, ये फिर देखो वही आ गया कि भारत में कीड़े खाना असामान्य माना जाता है, लेकिन कुछ देशों में जैसे थाईलैंड, मैक्सिको, अफ्रीका, चीन के हिस्सों में सामान्य है ये कीड़े खाना। लेकिन भारत में भी अब ये कीड़े खाना प्रचलन में आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल फूड का हिस्सा बन रहा है। जो हम बात करें इंसेक्ट स्टॉल का बात करें, ठीक है, तो स्पष्ट है कि भोजन की स्वीकृति संस्कृति से बनती है, न कि प्रकृति से। प्रकृति को सबको भोजन दिया है, वो संस्कृति अलग है जिसको भोजन को अलग बनाता है। ठीक है, नॉर्थ इंडियन लोग अलग खाएंगे, साउथ इंडियन लोग अलग खाएंगे, ये हमारे क्या है, संस्कृति का हिस्सा है ना, संस्कृति का हिस्सा है। नॉर्थ ईस्ट लोग वाले अलग, हम ये फूड को डिवाइड करता है, प्रकृति से नहीं। ओके, आई होप कि सब कुछ समझ में आ रहा है धीरे धीरे। तो ये इंसेक्ट स्टॉल जो लग रहा है नॉर्मल फूड के लग रहा है। ठीक है, तो इस ये जो इंसेक्ट भोजन, कीड़े का भोजन जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, तो वो उन लोगों के लिए एक प्रोटीन का काम करता है, प्रोटीन। और उसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी बताया जाता है कि इंसेक्ट में ना तो कार्बन का उत्सर्जन होगा, ना ही उसको उगाने में कॉस्ट लगेगा, तो उसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बताया जाता है। तो अभी आगे आएगा, उसको हम देखते हैं। ओके,
नाउ ये एक वर्ड याद रख लो, एंटोमोफेगी, एंटोमोफेगी ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंटोमोफेगी, एंटोमोफेगी हम किसको कहते हैं? कीटों का सेवन करने वालों को एंटोमोफेगी कहते हैं, ठीक है। जो कीट खाता है, कीट से अपना भोजन भरण पोषण करता है, पेट पालता है, उसको उसको एंटोमोफेगी कहेंगे। अब भारत में पीढ़ियों से प्रचलित है ये। अब खाद्य कीट में देखो अत्यंत पौष्टिक उच्च प्रोटीन स्तर होता है, कीट जो खाने वाला कीट होता है, जिससे पर्यावरण अनुकूल होता है, कम पानी लेगा और ज़मीन की आवश्यकता कम होगी, खाने योग्य होगा, इसमें पौष्टिक होगा और कम कार्बन उत्सर्जन करेगा, कार्बन इमिशन नेट जीरो का जो हमारा लक्ष्य है उसको भी कम इमिशन करेगा। घिरना सामाजिक रूप से निर्मित है, स्वाभाविक रूप से नहीं। अब कोई कहेगा कि इंसेक्ट खाता है, ये घिरना सामाजिक रूप से निर्मित है। समाज में हम इसको घिरना का भेदभाव किया, समाज ने हमें घिरना का भेदभाव बताया। अगर हम बचपन से ही दाल चावल खाते हैं, मान लो रोटी खाते हैं, तो उसने बताया गया कि ये रोटी अच्छा है। अगर वही बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि इंसेक्ट खाना है, तो वो इंसेक्ट के थ्रू हम अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो वो स्वाभाविक नहीं होता हमारा, फिर सामाजिक रूप से निर्मित है ये। तो आम खाद्य कीट क्या है? जैसे देखो झिंगुर, क्रिप्टस, रेशम के कीड़े और टिड्डे, ये आम खाने का चीज़ है जो खाया जाता है, ठीक है। आज का हमारा यहीं तक लेक्चर होता है ख़त्म। तो अगर कुछ क्वेरी हो तो पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछिए आप लोग, मैं उसका आंसर दूंगा। और आप लोगों का एक होमवर्क है कि आज वर्ल्ड मैप में जाके देखना है ये हवाई द्वीप और अलास्का कंट्री जो अमेरिका का 49th स्टेट है, इसको देखना है कि कहाँ पे है और कमेंट सेक्शन में आके टाइप करना, देना आपको लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। सपोर्ट करो गाइस। और क्या बोलूँ, इसी तरह का कंटेंट मैं लेके आते रहूँगा। द हिंदू न्यूज़पेपर का जो इंग्लिश वर्जन होता है उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके अच्छे से लिख के पूरी नोट्स बना के आपके सामने प्रेजेंटेशन रखता हूँ, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े और एक बनाया हुआ नोट्स मिले और एग्ज़ाम के लिए। उसके साथ साथ मैं रिवीजन पॉइंटर देता हूँ कि रिवीजन पॉइंटर पढ़ के जाना है बस, और कुछ करना नहीं है, रिवीजन पॉइंटर बस। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।